हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। और आज हम विभिन्न प्रकार के रोग और उनसे होने वाली बीमारियां, ये सभी प्रकार के हम रोगों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें जो है हम जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन कवर करेंगे जो अब तक आए हैं। और ये पेट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। और इससे रिलेटेड अन्य वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में पहले भी देख सकते हैं, जिसमें हमने इतिहास कंप्लीट कर दिया है और बायोलॉजी भी कंप्लीट होने वाली है। आगे ही पेट के पेपर तक हम आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। चलो देख लेते हैं तो क्या है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो एक यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में एक है। तो हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी एक जो है वो वायरस का प्रकार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका जवाब हो जाएगा ए। ये क्या है? एक वायरस है। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या है। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से जो है वो मलेरिया रोग से शरीर का प्लीहा प्रभावित होता है। प्लीहा में क्या है? मलेरिया में जो क्या होता है, ये एक प्लाज्मोडियम से फैलने वाला रोग है। इसका जो वाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। और इस रोग के प्रभाव से, मलेरिया के प्रभाव से लाल रुधिर अणु नष्ट होने लगते हैं। तो इसका जो राइट जवाब है वो ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? तो मलेरिया से जो प्रभावित अंग है वो आपका तिल्ली या लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा तिल्ली या लाल रक्त कोशिकाएं। बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला है मलेरिया परजीवी का नाम है। तो मलेरिया जो है वो एक प्लाज्मोडियम है। तो इसका जो है वो राइट जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सी है? तो मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित जो प्रमाणित औषधि है वो है क्यूनाइन। क्यूनाइन जो मलेरिया के लिए सबसे बेस्ट दवाई होती है। देखिए ये लिखा है मलेरिया प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। इस रोग से बचाव के लिए क्यूनाइन या कुनेन या डेराप्रिम आदि रोग निरोधक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। ये है निम्न। अगला क्वेश्चन है निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया से व्यक्ति के फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है कि निमोनिया से फेफड़े या वायुकोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये इसके जीवाणु का नाम है। और हीमो जैसे जीवाणु निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके फलस्वरूप वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा होने लगती हैं। अगला है सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो सेरेब्रल पॉल्सी जो है वो बच्चों का एक रोग है। सेरेब्रल पॉल्सी ये बच्चों में पाया जाता है। देखिए लिखा है सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो प्रायः छोटे बच्चों में पाया जाता है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर रोग जो है मस्तिष्क की एक बीमारी होती है अल्जाइमर। देखिए इसमें लिखा है अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश या डिमेंशिया रोग एक विशेष प्रकार का रोग है। इसमें व्यक्ति के मस्तिष्क के स्नायुओं का क्षरण एवं स्मृति एवं अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसका इलाज नहीं है। अगला है बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण जो है टाइफाइड जो बुखार आता है उसके लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। देखिए लिखा है इसके बारे में बिडाल परीक्षण टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें एक व्यक्ति के किसी विशेष अंग की पहचान, किसी विशेष रंग की पहचान करने में जो है वो व्यक्ति विफल रहता है। तो विशेष रंग की पहचान है वो वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है। बी ऑप्शन इसका होता है। इसमें देखिए व्यक्ति क्या है, कलर ब्लाइंडनेस रोग में जो व्यक्ति है वो जनरली लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग में। और ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वर्णांधता। रंग की पहचान जो वर्णांधता में नहीं होती है। देखिए किसी वर्णांध व्यक्ति के को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो जो वर्णांधता व्यक्ति है उसको लाल और हरा, मैंने अभी आपको बताया था। देखिए ये निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो महिलाओं में जो कम है वो वर्णांधता का कलर ब्लाइंडनेस का रोग कम होता है। देखिए कोई भी रोग जो आनुवंशिक रोग होता है वो महिलाओं में कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा। जबकि उसकी वाहक अगर आ जाए कि वाहक कौन है, तो उसकी जो वाहक होती हैं वो स्त्रियां होती हैं।
लेकिन वो स्त्रियों में प्रभावी नहीं होता है। प्रभावी किसमें होता है? ज़्यादातर पुरुषों में। रक्त कैंसर किसको कहा जाता है? रक्त कैंसर देखिए, रेबीज तो कुत्ते के काटने से होता है, हाइपरमेट्रोपिया आंखों का रोग है, और ल्यूकीमिया जो है वो रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। ल्यूकीमिया को रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग है वो कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु जनित है। ये मलेरिया और ये एड्स और ये तीनों रोग जो है वो वायरस से होते हैं, जबकि कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु से होता है। इसके जीवाणु का नाम है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसके जीवाणु का नाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है? तो बैक्टीरिया या जीवाणु एक ही बात है। तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो बैक्टीरिया से जो होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है, नहीं कहा है, इसमें ये ध्यान देना है। तो देखिए, आंत ज्वर या टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से, प्लेग बैक्टीरिया से, लेकिन दमा जो है वो बैक्टीरिया से नहीं होता है। ये सांस संबंधी रोग है। देखिए ये लिखा है, टाइफाइड जो है वो सैलोमेनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, प्लेग जो है पास्चुलेरा पेस्टिस नामक जीवाणु से, और डिप्थीरिया रोहिणी कोरांटीन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है। और जबकि अस्थमा जो है वो श्वसन तंत्र की बीमारी है, दमा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नहीं बचाई जा सकती? तो जो टीकाकरण जो प्रभावी होता है वो वायरस या विषाणु और जीवाणु, वायरस और बैक्टीरिया के रोगों पर होता है, जिसमें देखिए ये काली खांसी भी, पोलियो, ये सब वायरस के रोग हैं, और रेबीज भी वायरस का रोग है। लेकिन ये जो दमा पर जो है टीकाकरण प्रभावी नहीं होता है। देखिए इस लिखा है, टीकाकरण वायरस और बैक्टीरिया की बीमारियों के बचाने के लिए आता है, और दमा का जो कारक है बैक्टीरिया, वायरस नहीं है, अतः इस पर टीकाकरण द्वारा इससे बचा नहीं जा सकता। अस्पताल में निम्नलिखित किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कैथ लैब वो कार्डियोलॉजी विभाग में होती है, कैथ लैब। अगला क्वेश्चन है, रिमझिम के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट वाले भोजन का अधिक सेवन करने की सलाह दी है। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती है तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता है? तो अगर ये वो वसा का अधिक सेवन करेगी तो उसके रक्त वाहिकाओं में वसा जो है वो अधिक हो जाएगी, जिसके कारण जो है उसके हृदय को खतरा हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, हृदय रोग का खतरा उसका बना रहेगा। अगला है, ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तो ट्रांस वसा वो एक खराब कोलेस्ट्रॉल है, तो खराब वसा में इसमें वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से मधुमेह का लक्षण नहीं है। मधुमेह का क्या लक्षण नहीं है? तो मधुमेह में जो है वो प्यास बहुत लगती है, थकान भी महसूस होती है, वजन भी घटता है, सांस की कमी इसका कारण नहीं है। सांस की कमी तो दमा या अस्थमा का कारण है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मनुष्य के जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है? तो डायबिटीज जो है, डायबिटीज़ की बीमारी जो है शरीर के व्यायाम वगैरह से सही हो सकती है, जबकि एड्स तो कभी भी सही नहीं होता, और एड्स कभी भी सही ना होने वाली बीमारी, कैंसर भी और ट्यूबरक्लोसिस भी, लेकिन डायबिटीज़ जो वो व्यायाम से सही हो सकती है। अगला है, इंसुलिन के अति श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? जब इंसुलिन का श्रावण अधिक हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। और अगर इसी में पूछ ले इंसुलिन का कम श्रावण अगर हो, अगर इंसुलिन का कम श्रावण हो तो उसको डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं, तब इसका आंसर ए हो जाता है, कम श्रावण से। और अति श्रावण से पूछा है तो हाइपोग्लाइसीमिया। उपवास के बाद शर्करा का स्तर होने को प्री डायबिटीज कहा जाता है। तो प्री डायबिटीज जब वो 100 से 125 जब स्तर पहुंच जाता है तो उस स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन की बीमारी है? तो इसको मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क शोथ कहती हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में सूजन आ जाती है। ताप ज्वर को कम करने के निम्नलिखित में से कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाती है? तो एंटीपायरेटिक जो दवाइयाँ हैं वो ताप या बुखार में काम करती हैं। एंटीपायरेटिक जैसे पैरासीटामोल वगैरह, ये सब एंटीपायरेटिक दवाइयाँ। संतापहर या ज्वरहारी दवाई को एंटीपायरेटिक दवाई कहते हैं। निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? तो प्लेग के जो उपचार है, प्लेग के उपचार में हमें क्लोरोमाइसिटिसिन
स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो राइट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग करता है प्लेग के उपचार में। गाय और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलने का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो एंथ्रेक्स है वो जीवाणु के कारण फैलता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, जीवाणु। फिर से एंथ्रेक्स के टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो एंथ्रेक्स का जो टीका आया वो लुई पास्चर ने खोजा था। ऑप्शन इसका डी जो है वो आंसर राइट हो जाएगा। अगला है तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं, तो तीसरी पीढ़ी के टीके जो है वो कृत्रिम प्रतिजन या आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज का काम करते हैं। जीवाणु में बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण को प्रणाली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो इससे परावैंगनिक विकिरण का प्रयोग इसमें किया जाता है। डी ऑप्शन इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। ईसीजी, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो ईसीजी है वो हृदय से संबंधित बीमारी के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका जो है फुल फॉर्म होती है, तो हृदय से संबंधित बीमारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ईसीजी एक उपकरण है। अगला है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल प्रतितापक यानी बुखार में जब व्यक्ति गर्म हो जाता है तो उसके लिए काम करती है, प्रतितापक और दर्दनाशक, दर्द में भी ये काम करती है, तो दोनों ही आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका प्रतितापक और दर्दनाशक। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है? तो प्रतिरोधी तंत्र जो है वो एड्स बीमारी में व्यक्ति का प्रतिरोधी तंत्र जो है वो खराब हो जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है एचआईवी बीमारी में व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली से टी लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और जिससे व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। बहु औषधीय चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो ये कोड में बहु औषधीय चिकित्सा ली जाती है। ये है मल्टी ड्रग थेरेपी, ये कोड में लेप्रोसी के इलाज में दिया जाता है। अगला टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं। तो प्रोटीन कितने पोषक तत्वों में से एक है? तो प्रोटीन तीन पोषक तत्व तो आप जानते ही हैं मुख्यतः। तो जो प्रोटीन है वो तीन मुख्य तत्व होते हैं, तीन पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उन तीन में से एक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है? तो प्रोटीन के जरिए व्यक्ति को एमिनो एसिड प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल एमिनो एसिड है? तो कंडीशनल जो एमिनो एसिड है वो अर्जिनिन जो है, डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। ये कंडीशनल एमिनो एसिड है। बाकी इसके बारे में आप ये देख सकते हैं कि प्रोटीन जो अमीनो अम्ल का निर्माण घटक है। मानव शरीर में प्रोटीन के लगभग 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से 2 अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं कर सकता और ये आहार में अनिवार्य या एसेंशियल होते हैं। शेष 11 अमीनो अम्ल में से 8 ऐसे हैं जो कंडीशनल या अनिवार्य होते हैं, उनका शरीर में संश्लेषण सीमित परिस्थितियों में होता है अगर उन्हें आहार में लेना आवश्यक है। अर्जिनिन जो अब एक कंडीशनल एमिनो एसिड है। प्रोटीन का उत्कर्ष और सस्ता तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। तो इसका जो विकल्प है वो फलियां जो है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। जितनी भी फलियां वाली सब्जी होंगी। सोयाबीन में ज़्यादातर क्या उपस्थित होता है? तो सोयाबीन में ज़्यादातर मात्रा में प्रोटीन का अच्छा स्रोत है सोयाबीन। ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। और देखिए इसमें लिखा है कार्बोहाइड्रेट जो है वो चीनी, शहद, दूध और आलू में पाया जाता है। वसा जो है वो घी, तेल, दूध और मांस में पाई जाती है। और खनिज जो है वो मांस, दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि के लिए एंटीबॉडी बनाने के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ये इसका प्रोटीन ही शरीर की वृद्धि और निर्माण का राइट जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट जवाब है। तो शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। गेहूं में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो गेहूं में प्रोटीन की मात्रा केवल 12% होती है। डी सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो दालें जो है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं दालें।
हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है जो, और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करता है। इसका ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। ये ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। किसकी कमी से क्वाशियोर्कर रोग हो जाता है? तो क्वाशियोर्कर रोग है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है कि क्वाशियोर्कर रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में सूजन आ जाती है, बाल रूखे और चमकहीन हो जाते हैं तथा आसानी से टूटने लगते हैं, त्वचा रूखी और कांतिहीन हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए नियमित रूप से उसके दैनिक आहार में प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो क्वाशियोर्कर बीमारी जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित के कारण होती है? तो प्रोटीन के कारण जो है वो क्वाशियोर्कर रोग हो जाता है। यही क्वेश्चन बार बार आया है। आगे देख लेते क्या है। यकृत के विसरण के दूसरे चरण के किसके अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर के साथ बाहर निकाल देते हैं? तो यकृत के विसरण के दौरान जो है वो उसके दूसरे चरण के दौरान प्रोटीन के अणु अपशिष्टों के साथ लग जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर का मूल विखंडिया बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं? तो प्रोटीन को जो है शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। बाकी ये देखिए जीव विज्ञान विविध का टॉपिक अब से शुरू हो गया, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद या फाल्स फीट जैसे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? तो जो कूटपाद है वो कहलाता है आपका बी ऑप्शन जो है स्यूडोपोडिया को कूटपाद कहते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? तो कोलोनियल के जो स्वरूप में रहता है वो वॉलवॉक्स नाम का जो जीव है वो कोलोनियल के स्वरूप में रहता है। देखिए इसमें लिखा है वॉलवॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला एक शैवाल है। इसकी कॉलोनी में सदस्यों की संख्या असंख्य होती है और ये गोलाकार होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा या कीट वर्ग के संबंध में क्या गलत है, इसकी पहचान कीजिए। तो गलत क्या है? इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ये देखिए सही है। इसके पैर आपस में जुड़े होते हैं, ये भी सही है। इसके प्रत्येक शरीर खंड में 1 जोड़ी पैर होती है, ये देखिए इसका गलत जवाब है। इसके कक्षीय खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं, ये भी सही है। तो ये इसका सी जो है ये इसमें गलत है, ये इससे संबंधित नहीं है। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ग इंसेक्ट या कीट वर्ग के प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी पैर नहीं होते हैं, इसमें प्रत्येक 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं और ये संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्यों की विशेषता है। तो इसका जो सी जवाब है वो सही हो जाएगा। फार्मा विजन 2020 भारत में किसमें अग्रणी रूप से विकसित करने का एक कार्यक्रम है? तो जो फार्मा विजन है वो इसके फार्मा से ही है, औषधि निर्माण जो है इससे संबंधित है। औषधि, फार्मा मानी होता है औषधि, तो औषधि निर्माण से ही संबंधित है फार्मा विजन। पेप्टाइड का संबंध, पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? तो पेप्टाइड बंध है वो अमीनो समूह के कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी सी इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा पेप्टाइड संबंध के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल इससे जुड़े हुए बाकी क्वेश्चन करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी इस चैनल पर बने रहें। आपके लिए सभी प्रकार के ये सभी पूरा जब तक पैट होगा इसमें अर्थशास्त्र, संविधान और भूगोल ये सभी चीज़ कवर कराई जाएगी, जबकि इसमें से 2 चीज़ इतिहास और विज्ञान लगभग हमारा कवर हो चुका है। तो जानने के लिए देखते रहें एडी एग्जाम।